अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय नादान परिंदों। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दीजिए। भैया साइड में आ जाएंगे ये चैट्स? हाँ चलेगा। गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? आज हम फाइनली इस बड़े से चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की लास्ट क्लास पर आ गए। बहुत ही चिल्ड आउट क्लास होने वाली है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट होने वाली है, बट बहुत ही प्यारी सी मजेदार स्वीट सी क्लास होने वाली है। हेलो हेलो एवरीवन, मैं बिल्कुल अच्छी हूं, थैंक यू सो मच। मजे आ रहे हैं पढ़ने में? कैसा लगा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ के? कल की क्लास सबने अच्छे से लर्न कर ली, रिवाइज कर ली? कल हमने अडोलेसेंट एज की बात की थी, हमने ड्रग्स की बात की थी, और ड्रग्स के अंदर हमने ट्रैंक्युलाइजर्स की बात की थी, जिसमें नींद की गोलियां, एनेस्थेटिस दवाइयां, एंटी एंजाइटी पिल्स जैसे बेंजोडाइजिपाइन्स, बार्बिचुरेट्स आते हैं। हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स की बात की थी। कौन कौन सी पढ़ी थी जिनसे हेल्यूसिनेशंस होते हैं? लिखना मत आप दोबारा से। एट्रोपा बेलेडोना, जो मैंने कहा था पेट दर्द में भी देते हैं, आईज में प्यूपल डायलिटेशन के लिए भी दवाई होती है। दतूरा, जिसकी सीड्स से हेल्यूसिनेशंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटी में डिटेल में दी थी, कैनाबिनॉइड्स, जिसमें चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना आता है। एलएसडी जो फंजाई से मिलती है, लिसर्जिक एसिड डाइइथाइलमाइड, जो क्लैविसेप्स परप्यूरिया नाम के फंगस से मिलती है। इसके अलावा हाई डोजेस, एक्सेसिव डोज में कोकेन से भी हेल्यूसिनेशंस होते थे। फिर हमने बात की थी स्टिमुलेंट्स की। स्टिमुलेंट्स जैसे कि कैफीन, जो हमारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में भी होता है, कॉफी में भी होता है, बट एडिक्टिव, बहुत हल्का होता है, तो हम उसे ड्रग नहीं मानते हैं। इसके बाद इसमें आती थी स्टिमुलेंट के अंदर कोका अल्कलॉइड यानी कोकेन। फिर इसमें आती है कोकेन, जो एरिथ्रोजाइलम कोका नाम के पेड़ से मिलती है, साउथ अमेरिका का नेटिव पेड़। डोपामिन के न्यूरोट्रांसमीटर जो है उसके ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेयर करती है। इसके बाद हमने एम्फेटामिन, जो सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, ट्रक ड्राइवर्स काफी कॉमनली यूज करते हैं। एंड टोबैको, तंबाकू, जिसके अंदर निकोटिन नाम का अल्कलॉइड है, और वो एड्रीनल मेड्यूला को स्टिमुलेट करके एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन्स को इंक्रीज करके हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज करवाता है। माउथ से लेने पर ओरल कैंसर के चांसेस हैं। स्मोक करने पर लंग कैंसर, थ्रोट कैंसर, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर के चांसेस हैं। इसके अलावा ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसीमा, कंजेनाइटल हार्ट, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये सब भी हो सकते हैं। और फिर हमने ओपिएट नारकोटिक्स की बात की थी, जिसके अंदर पॉपी प्लांट, पैपेवर सोमनिफेरम, उसका जो लैटेक्स है उससे मॉर्फिन अल्कलॉइड मिलती है, एक्सीलेंट पेन किलर, गिवन आफ्टर सर्जरी, सिडेटिव। एंड इसके एसिटाइलेशन से बनेगी डाई एसिटाइल मॉर्फिन, जिसका नाम है हीरोइन। हीरोइन को ही स्मैक भी कहते हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करेंगे, कामिंग इफेक्ट लाएंगे, और ये सबके रिसेप्टर्स जो हैं, मॉर्फिन, हीरोइन, इनके जीआईटी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम दोनों पे होते हैं। कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर ब्रेन में होते हैं। याद आया? ये कैनाबिस सटाइवा के लीव्स, फ्लावर टॉप्स, इनफ्लोरेसेंस रेजिन से मिलते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज की ड्रग्स और बड़ी मजेदार ट्रिक से हमने सब कुछ याद कर लिया था। ये हमारा लास्ट क्लास था। दिस वॉज आवर लास्ट क्लास, लेक्चर नंबर 9, लास्ट क्लास। अब आइए स्टूडेंट्स, आज हम, ये तो हमारा हो गया, आज हम अल्कोहल अब्यूज के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली एडिक्शन क्या है, डिपेंडेंस क्या है, दो वर्ड्स में डिफरेंस क्या है, वो बात करेंगे। इनकी इफेक्ट्स कैसे आते हैं और इन्हें का बचाव कैसे होता है। तो चलिए आइए मेरे प्यारे प्यारे नादान परिंदों, इतनी प्यारी सी स्वीट सी क्लास होने वाली है, तो सबके चेहरे पे एक स्वीट सी स्माइल ले आइए, आंखों में चमक, क्योंकि बहुत मजेदार बातें पढ़ेंगे। दिल में फुल पॉजिटिविटी, स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। खूब खुशी खुशी पढ़ना है। हाँ, आज मेरी सुबह अर्ली मॉर्निंग से लगातार क्लासेस हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि मैराथन जैसा दिन हो गया है। चलो करें शुरू।
सब लोग सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी एक बार निकालिए। प्लीज ओपन योर एनसीईआरटी, एवरीबडी ओपन योर एनसीईआरटी। कल हमने ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज, जिसमें एडोलेसेंस के बारे में पढ़ा था, उस पैराग्राफ से आगे का पैराग्राफ मैं लगा रही हूं। प्लीज अपनी एनसीईआरटी एक बार ओपन करिए। बेटा सब कुछ लिखकर ही पढ़ेंगे, डोंट वरी, बट कुछ पॉइंट्स हैं, एक बार निकालो, मैं बताती हूं। चलिए, ये बातें मैं आपको लास्ट क्लास में समझा चुकी हूं। यहां यह बताया गया है कि क्यों यंग एज में एडिक्शन की तरफ, ड्रग्स की तरफ, अल्कोहल की तरफ एडोलेसेंस एज में कॉमनली कोई बच्चा जाता है। हमने कल ये बात भी की थी, आइए लिखते हैं, एनसीईआरटी में ही मार्क कर लो, क्यूरियोसिटी। आखिर होता क्या है, कैसी होती है, बियर कैसी होती है, वाइन का टेस्ट कैसा होता है, कोकेन, ड्रग्स का, क्यूरियोसिटी, उत्सुकता, एडवेंचर एंड एक्साइटमेंट की जरूरत। अरे बड़ी बोरिंग लाइफ है, कुछ कूलनेस होना चाहिए, कुछ एक्साइटमेंट होना चाहिए, चलो कुछ नया एक्सपेरिमेंट करते हैं। अरे तो क्या हो गया, एक बार एक सिगरेट पी लेंगे तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा, एक बार शराब पी ली तो क्या हो जाएगा, एक बार ड्रग पार्टी में चले गए तो क्या हो जाएगा। बेटा एडिक्शन आज पढ़ाऊंगी, बहुत कुछ हो जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये मोटिवेट करती है यंगस्टर्स को टुवर्ड्स ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। कॉमन कॉजेज है स्टूडेंट्स, ये रटना नहीं है, बस इतना आना चाहिए कि अगर स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस आ गए तो हम पता लगा ले कि ये एनसीईआरटी की लाइन है, सही बात है। नाउ, एक चाइल्ड की नेचुरल क्यूरियोसिटी होती है जो उसे मोटिवेट करती है एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अगर और भी कॉम्प्लिकेशंस होते जाएंगे, पहले तो क्यूरियोसिटी, बट लेटर अपनी प्रॉब्लम्स को एस्केप करने के लिए। तो शुरू में तो क्यूरियोसिटी, एडवेंचर, एक्साइटमेंट, एक्सपेरिमेंटेशन, बट जैसे जैसे आगे बढ़ेगी जिंदगी, जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसे फेस करने के लिए। जैसे हीरोइन या मॉर्फिन लेने से ब्रेन एकदम शांत हो जाएगा, ऐसा लगेगा सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, या कोकेन लेने से ब्रेन इतना हाई हो जाएगा, इंक्रीज्ड एनर्जी, यूफोरिया, कि आपको लगेगा जिंदगी बिल्कुल बढ़िया है। स्ट्रेस, प्रेशर टू एक्सेल इन एकेडमिक्स और एग्जामिनेशन, ये जो प्रेशर है हमारे ऊपर, इन सब के कारण यंगस्टर्स जो हैं वो अल्कोहल और ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं। ये कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, इनसे लाइफ में कुछ भी नहीं बदलने वाला, बल्कि सब कुछ खराब होने वाला है। कूल बनना या प्रोग्रेसिव बनना, भाई हम तो मॉडर्न है ना, लड़कियां आजकल बोलती हैं हम तो मॉडर्न है। आप तो कितने पुराने विचारों के हो अगर आप सिगरेट नहीं पीते, शराब नहीं पीते। बेटा हम तो सही हैं, तुम्हारे में गड़बड़ है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है, बर्बाद कर रहे हो अपने आप को। ये सब इन्हें हेल्प करते हैं, इन्हें मोटिवेट करते हैं टू स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स एंड अल्कोहल। इसके अलावा टेलीविजन, मूवीज, न्यूज़पेपर, इंटरनेट, इन सब ने भी प्रमोट किया है। मैंने कल कहा था आपको कि आजकल मूवीज में कोई भाभी जरा एक कप चाय बना देना तो बोलते ही नहीं है, ऐसी शराब बहती हुई दिखाते हैं कि ऐसा लगता है बस यही जिंदगी है, यही कूलनेस है। इन्हें ही हम अपने रोल मॉडल्स मानते हैं और इन्हें हम फॉलो करने लग जाते हैं। चलिए, इसके अलावा अनस्टेबल एंड अनसपोर्टिव फैमिली स्ट्रक्चर भी एक बहुत बड़ा रीजन है। परिवार में जब अच्छा कम्युनिकेशन नहीं होता, कहीं से संबल नहीं मिलता, कहीं से राइट गाइडेंस नहीं मिलती, मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन के लिए कोई नहीं मिलता, वो सब हमें कई बार गलत कंपनी में जाकर और ड्रग्स, अल्कोहल ये सब लेना स्टार्ट करने का एक रीजन बनता है। एंड पीयर प्रेशर, बेटा पीयर का मतलब होता है जो हमारे कलीग्स हैं, यानी जो सेम एज के बच्चों के बीच में माता पिता प्रेशर करते हैं, उसको देखो, उसका बेटा देखो, उसकी बेटी देखो, फलाने आंटी का लड़का देखो, उनकी लड़की देखो, कितना अच्छा कर रहे हैं, तुम देखो कितने नालायक हो। पीयर प्रेशर एनसीईआरटी में ही मार्क करना है, लिखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ मेजर रीजंस हैं कि ड्रग एंड अल्कोहल एक इंसान, एक बच्चा, एक एडोलेसेंट स्टार्ट करता है। अब आइए हम पहले पढ़ते हैं कि अल्कोहल लेने से क्या होगा। एक बार लिखो अल्कोहल। बेटा अल्कोहल का मतलब यहां इथाइल अल्कोहल होता है, इथाइल अल्कोहल जो शराब में है। जब अल्कोहल कोई भी लेता है तो वो माउथ से लेगा। अब अल्कोहल के इंजेक्शन तो लगाओगे नहीं, अल्कोहल स्नॉट तो करोगे नहीं, वो तो लिक्विड है, तो मुंह से ही लोगे।
तो वो ईसोफेगस से होता हुआ स्टमक में जाता है, स्टमक से अल्कोहल एब्जॉर्ब होता है। इसीलिए जो लोग शराब बहुत पीते हैं, अल्कोहलिक्स होते हैं, उनमें गैस्ट्रिक, स्टमक के अल्सर्स, घाव होने के बहुत चांसेस होते हैं। तो अल्कोहल जो होता है दिस इज एब्जॉर्ब्ड, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया बट इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, एब्जॉर्ब्ड बाय गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट वाया स्टमक। स्टमक से वैसे हमारा फूड जो है वो डाइजेस्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है मैक्सिमम फूड, पर अल्कोहल जो है ये स्टमक से एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब मतलब ब्लड में आ जाता है और ब्लड से इसे लिवर में ले जाया जाता है और लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म ब्रेकडाउन होता है, मेटाबोलाइज्ड बाय लिवर। लिवर के जो सेल्स हैं हेपेटोसाइट्स, लिवर में इसका मेटाबॉलिज्म होता है। इसीलिए एक बड़ी पुरानी पिक्चर अमिताभ बच्चन की जिसका एक डायलॉग भी है कि शराब पीने से लिवर खराब हो जाता है। जी हां, अगर अल्कोहल लेंगे तो क्या क्या इफेक्ट्स होंगे अल्कोहल कंजम्पशन से, अल्कोहल कंजम्पशन, क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म बेटा लिवर में होता है तो सबसे पहले धीरे धीरे लिवर के सेल्स में फैट जमा होता है, इसे बोलते हैं फैटी लिवर। लिवर में फैट जमा होने लगता है जिसे कहते हैं फैटी लिवर। इसके कारण लिवर का साइज भी बढ़ जाता है। अगर इंसान अभी भी नहीं रुके तो धीरे धीरे लिवर डैमेज होने लग जाता है, इसे बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस वर्ड, फैटी लिवर वर्ड हमारी एनसीईआरटी में दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा समझ लो बहुत सारे लिवर के सेल्स डैमेज होते हैं, लिवर का फाइब्रोसिस हो जाता है, लिवर ठोस हो जाता है और लिवर बेकार हो रहा है, डैमेज हो रहा है। और लिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, लिवर एक ही होता है, किडनी भी दो हैं बट लिवर एक ही है। तो सिरोसिस फैटी लिवर इंपॉर्टेंट है, हमारी एनसीईआरटी में दिया है। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हेपेटाइटिस भी होता है लिवर का इन्फ्लेमेशन अल्कोहल लेने से, और लिवर कैंसर तक हो सकता है। तो लिवर कैंसर्स तक हो सकते हैं क्रॉनिक अल्कोहल यूज से, वरना सिरोसिस से भी बड़े आराम से जान निकल जाती है, चली जाती है। इसके बाद लिवर के अलावा ये इफेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, जिसे फुल फॉर्म नहीं पता लिख लेना, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, स्पेशली सेरिबेलम। बेटा सेरिब्रम नहीं बोला मैंने, सेरिबेलम। अगर 11th क्लास याद हो, हमारे ब्रेन में एक तो सेरिब्रम है, ये मेन जो ब्रेन है, बट हाइंड ब्रेन में मेड्यूला के आसपास ऐसे दो सेरिबेलम होता है। ये हमारे बॉडी के कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। हमारे बॉडी का जो बैलेंस है, जो हम सीधे खड़े हुए हैं, आराम से बात कर रहे हैं, बैलेंस, ये इंटरनल ईयर और सेरिबेलम के कारण होता है, क्योंकि लिवर सेरिबेलम को डैमेज करता है, डैमेज सेरिबेलम, इसीलिए बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, बैलेंस ऑफ बॉडी इज डिस्टॉर्टेड या डिस्टर्ब्ड। और बेटा बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, इसीलिए शराबी की चाल लड़खड़ा जाती है, शराबी की जबान लड़खड़ाने लगती है, वो ऐसे ऐसे बोलेगा, उसको ढंग से बोल नहीं पाएगा, जबान लड़खड़ाएगी, ही विल हैव डिफिकल्टी इन स्पीकिंग, टंग पे कंट्रोल नहीं रहेगा। और बचपन से फैंसी ड्रेस में शराबी की एक्टिंग ही ऐसे करते थे, यूं यूं, चाल गड़बड़ हो जाएगी, यानी बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा, बैलेंस ऑफ बॉडी। ये क्यों होता है? सेरिबेलम अफेक्ट करने के कारण। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी में कंज्यूम हो गया, इफ कंज्यूम्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी जैसे ही पॉजिटिव आती है, पहले तो नहीं पूछना पड़ता था क्योंकि पहले तो फीमेल्स अल्कोहल नॉर्मली नहीं लेती थी, बट अब तो बड़ा कॉमन ट्रेंड हो गया है। तो अब जब प्रेग्नेंट लेडी आती है या यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उनसे पूछते हैं कि आप ड्रिंक तो नहीं करते, अगर करते हो तो कम से कम 3 महीने बंद करो, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स में हम जानते हैं सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं फीटस के, और अल्कोहल फीटस को एडवर्सली बैडली इफेक्ट कर सकता है। फीटस के अंदर फिजिकल मेंटल एबनॉर्मैलिटीज हो सकती हैं। अगर प्रेगनेंसी में हुआ तो एडवर्स इफेक्ट्स यानी बैड इफेक्ट्स ऑन फीटस भी होता है। इसके अलावा एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है,
पर हमारे शुगर लेवल भी डाउन हो जाते हैं अल्कोहल लेने से। इसीलिए आप देखना कभी भी शराब जो लोग पीते हैं अकेली शराब नहीं लेते, उसके साथ वो कुछ ना कुछ खाते हैं, क्योंकि शुगर लेवल्स डाउन होते हैं उसे कॉम्पनसेट करने के लिए। सो अल्कोहल के बारे में इतनी बातें हमें आना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। हो गया एवरीबडी? एडवर्स मतलब बैड इफेक्ट्स ऑन फीटस। फीटस यस, अल्कोहल के बारे में दिस इज सफिशिएंट। अब आइए हम बात करते हैं कि ड्रग या अल्कोहल अब्यूज के इफेक्ट्स क्या होंगे। अब एनसीईआरटी में बहुत सारी लाइंस लिखी हुई हैं, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग और अल्कोहल अब्यूज। मैं इसे एक ट्रिक से याद कराती हूं, और मेरी ट्रिक है ABCD। पहले आप MBBS में ABCD पढ़ लोगे और फिर आप MS करोगे मास्टर ऑफ सर्जरी। ABCD मास्टर ऑफ सर्जरी। चलिए सबसे पहले A से देखो, अगर कोई भी ड्रग IV ले रहे हैं इंट्रावीनस, तो हमें पता है एड्स और हेपेटाइटिस हो सकता है। हमने एड्स के टाइम पर पढ़ा था स्टूडेंट्स, जब हेपेटाइटिस बताया था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, तब भी बताया था। मान लीजिए एक इंसान मॉर्फिन का इंजेक्शन ले रहा है नशा करने के लिए, उसके नीडल पर उसका ब्लड लग गया, उसके ब्लड में HIV वायरस या हेपेटाइटिस B का वायरस है, दूसरे ड्रग एडिक्ट ने भी उसी से मॉर्फिन ले ली, तो ये वायरस उसके ब्लड में ट्रांसफर हो गया। तो एड्स और हेपेटाइटिस हो सकता है अगर इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स को। सो पहला हो गया A से एड्स एंड हेपेटाइटिस B होने का इफेक्ट है, चांस है, रिस्क है। किसमें? जो IV ड्रग्स लेंगे, इंट्रावीनस ब्लड के थ्रू होता है, क्योंकि ये इंट्रावीनस ड्रग यूजर्स बाय शेयरिंग नीडल्स और इंजेक्शंस को शेयर करके ऐसा हो सकता है, बाय शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस। ये हो गया अपना ए एड्स एंड हेपेटाइटिस B इंट्रावीनस ड्रग अब्यूजर्स में। नाउ B से है बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस। उस इंसान के बिहेवियर में चेंज आएगा। बिहेवियर में तो इमीडिएटली चेंज आ जाता है बेटा, एनसीईआरटी ने इसे लिखा है इमीडिएट चेंजेस लाइक, बहुत सिंपल सी बात है, गुंडागर्दी करने लग जाएगा, गुस्सा करने लग जाएगा, अपने रूम में किसी को आने नहीं देगा क्योंकि पकड़ा जा सकता है, ज्यादा दोस्ती नहीं करेगा, पुराने दोस्त छूट जाएंगे, कोई नया सा ग्रुप बन जाएगा, यानी वायलेंस, वेंडलिज्म, और एकदम केयरलेस हो जाएगा बेटा, पढ़ाई में ध्यान नहीं, कोई होमवर्क ढंग से नहीं करना, केयरलेस सा, रेकलेस सा बिहेवियर, कभी भी सोना, कभी भी उठना, कभी भी खाना, कभी भी पीना, कोई डिसिप्लिन नहीं। ये एनसीईआरटी में लिखा है इमीडिएट इफेक्ट्स होते हैं, इमीडिएट। तो बी से हो गया बिहेवियरल, ए से हो गया एड्स एंड हेपेटाइटिस, और बी से हो गया बिहेवियरल। अब सी से ऑन क्रॉनिक यूज, अगर लंबे समय तक यूज करा तो क्या होगा? देखो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड लिवर डैमेज, सिरोसिस, पर्टिकुलरली ये बात है बेटा अल्कोहल के लिए। अगर अल्कोहल लंबे समय तक लेंगे तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सेरिबेलम एंड लिवर डैमेज यानी सिरोसिस, पहले फैटी लिवर होता है, उसके बाद क्रॉनिक यूज पे। सी क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म यूज अगर कर रहे हैं, लंबे टाइम तक, लॉन्ग टर्म यूज। इसके अलावा सी से एक और है, अगर लंबे टाइम तक ड्रग या अल्कोहल लेंगे तो पेशेंट कोमा तक में जा सकता है बेटा, सी से कोमा, और डेथ तक हो सकती है, कोमा एंड डेथ। क्यों?
क्योंकि उसकी ब्रीदिंग मसल्स डैमेज हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर हो सकता है, ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। सो ये सब बेटा एनसीईआरटी की लाइंस है, हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर, ब्रेन हैमरेज यानी सेरिब्रल हैमरेज एक्सेट्रा, सेरिब्रल हैमरेज एक्सेट्रा, इन सब के कारण वो कोमा में जाकर मर भी सकता है। तो सी मतलब सी से सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लिवर डैमेज एंड कोमा एंड डेथ। कोमा एंड डेथ ड्रग एंड अल्कोहल दोनों के कारण हो सकता है। पर्टिकुलरली लिवर का डैमेज जो है वो अल्कोहल से ज्यादा होता है, ड्रग से भी होता है बट पर्टिकुलरली। अब डी से है, डी से डैमेज टू फीटस इन प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी में ड्रग्स या अल्कोहल ली जाती हैं तो फीटस को डैमेज हो जाएगा, डैमेज टू फीटस। तो बहुत इजी सी बातें हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बट हाँ हम पॉइंट्स में लिख रहे हैं। अब लिख लिया सबने? तो मुझे एक बार यस कर दो, यस कर दो बेटा। नाउ एम से है मिसयूज ऑफ ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं जिनका मिसयूज करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करने के लिए, टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। डोप टेस्ट होता भी है, आपको मालूम है, कोई भी सीरीज वगैरह के पहले, तो टू एनहांस परफॉर्मेंस, क्योंकि आपको अगर मेहनत करो, आप एक्सरसाइज करो, उससे अपनी मसल्स की स्ट्रेंथ बढ़ाइए, ना कि कोई दवाइयां ड्रग्स लेकर। तो स्पोर्ट्स पर्सन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस दे मिस यूज ड्रग्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट MS। एस का मतलब है सोशल इफेक्ट। सोशल इफेक्ट्स भी होते हैं, जी हां। सोशल इफेक्ट से यहां हमारा मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल उस इंसान को ड्रग्स के लिए, अल्कोहल के लिए पैसे चाहिए तो वो घर में दोस्तों से चोरी कर सकता है, स्टीलिंग। इसका पूरी समाज पे फर्क पड़ेगा। फैमिली एगनी, स्टूडेंट्स वो खुद तो एडिक्ट हो गया लेकिन उसके पूरे परिवार पर, अगर उसकी वाइफ है, उसके पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर्स है, सब पे फर्क पड़ता है। संजय दत्त ने अपने कितने ही इंटरव्यूज में बताया है कि जब वो ड्रग एडिक्शन में था तो उसकी फैमिली पर बहुत बुरा असर पड़ा था और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। तो इस तरह के सामाजिक सोशल इफेक्ट्स, तो ये आपको बोर्ड्स में भी पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी में बड़ा सा पैराग्राफ है, हमने उसे पॉइंट्स में लिख लिया है। ABCDMS, ABCDMS। ए का मतलब है एड्स एंड हेपेटाइटिस बी का मतलब है बिहेवियरल चेंजेस, सी मतलब कोमा, डेथ या CNS लिवर डैमेज, डी का मतलब है डैमेज टू फीटस, एम से मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस, और एस से सोशल, समाज पर असर पड़ेगा, फैमिली पर, स्टीलिंग एक्सेट्रा। जब आप लोग लिख लें तो मुझे एक बार यस या थम्स अप भेज दीजिए। हो गया? चलिए अब हम इस मिसयूज ऑफ ड्रग्स को डिटेल में पढ़ेंगे। प्लीज लिखिए हेडिंग, मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन। सबसे पहले कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो स्पोर्ट्स पर्सन लेते हैं? कौन कौन सी ड्रग्स हैं? यहां पे हमें 4 नाम आने चाहिए जो एनसीईआरटी में लिखे हुए हैं। पहला है नारकोटिक एनाल्जेसिक्स, यानी ओपिएट नारकोटिक्स। इसके बाद बेटा कुछ स्टेरॉइड्स होते हैं जिन्हें कहते हैं एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स। एनाबॉलिक, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म मतलब तोड़ना, एनाबॉलिज्म मतलब मेक करना। तो बेटा ये हमारे बॉडी के अंदर अगर ये स्टेरॉइड्स लेंगे तो प्रोटीन्स बहुत बनने लग जाते हैं और प्रोटीन के कारण मसल मास बढ़ जाता है, मसल बल्क बढ़ जाता है। इसके अलावा एक दवाइयां होती हैं जिन्हें डायूरेटिक्स बोलते हैं। बेटा आप
एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं। जैसे जब हम चाय कॉफी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो हमें बार बार यूरिन आता है, यूरिन में पानी ज्यादा लूज होने लगता है। ऐसी कुछ दवाइयां भी आती हैं, कुछ केमिकल्स आते हैं, ड्रग्स आती है, मेडिसिन आती हैं, जो यूरिन में ज्यादा पानी लॉस कराने के लिए होती हैं। लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर इन यूरिन। ये कब देते हैं? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूं, क्लिनिकल प्रैक्टिस का एग्जांपल बताती हूं। अगर किसी को बहुत ज्यादा सूजन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, यानी उसकी बॉडी में फ्लूइड बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम लोग डायूरेटिक मेडिसिन देते हैं ताकि वो एक्स्ट्रा वाटर यूरिन के थ्रू लूज हो जाए। एंड सम हार्मोन्स, वो कौन से हार्मोन्स हैं ज्यादा अपने को डिटेल में नहीं जाना, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है, बट मैं नाम लिखवा देती हूं। जैसे एरिथ्रोपोइटिन, बेटा हमारी किडनी से बनता है एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन, जो एरिथ्रोपोइसिस यानी आरबीसी फॉर्मेशन करवाता है। और आरबीसी जितना होगा उतना हीमोग्लोबिन होगा, उतनी ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचेगी, उतनी स्ट्रेंथ रहेगी। एनसीईआरटी में ये चारों के नाम दिए हुए हैं, ये हमारी टिप्स पर होना चाहिए, इतना एनसीईआरटी में दिया है। काफी सारे स्पोर्ट्स पर्सन, इवन जिम ट्रेनर्स जो हैं, वो नेचुरली मेहनत से बॉडी ना बनाकर इन ड्रग्स का मिसयूज करते हैं, मिसयूज। ये सब करके वो क्या करेंगे? दे विल इंक्रीज मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क। एक तो मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क, यानी मसल बल्क, मसल स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, और दूसरा इन सबसे एग्रेशन बढ़ जाता है। और स्पोर्ट्स के लिए ऐसा मानते हैं कि आपको एग्रेसिव होना चाहिए ताकि आप जी जान लगा दें, ऐसे थक हार कर बैठ नहीं जाएं। तो इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस इन सब के कारण, जैसे आपको मालूम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है बेटा, वो मेल्स को एक्स्ट्रा एग्रेसिवनेस देता है। इसका ये मतलब नहीं कि लड़के हाथ से जाकर लड़ते फिरे और बोले गुरु माँ ने बोला टेस्टोस्टेरोन है, हम क्या करें। भाई आपको दिमाग भी दिया है, बुद्धि दी है, विजडम दिया है, विवेक दिया है, उससे आप शांत भी रह सकते हैं। तो खैर एनीवेज, अगर हम साइंटिफिकली बात करें तो मसल स्ट्रेंथ, मसल बल्क, एग्रेसिवनेस इन सब के कारण से इंक्रीज होती है। और जब ये सब कुछ होगा तो नेचुरली परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली बेटर हो जाएगा। सो एनहांस परफॉर्मेंस। हालांकि ये गलत है, इसे इन्हीं दवाइयों के लिए डोप टेस्ट किया जाता है, और अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन पाया जाता है ये दवाइयां लेते हुए तो उन्हें उस कंपटीशन से आउट कर दिया जाता है। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है ना, ये सब अपने को आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट, नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। अब मेल और फीमेल में इनके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स ऑफ यही सारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लिख देती हूं मैं, सारी दवाइयां, इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं मेल के अंदर और फीमेल के अंदर, मेल फीमेल के अंदर। आपको कि मैम तीसरा कौन है, अभी बताती हूं, चलो। इन मेल्स, इन फीमेल्स, देखो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक तो एकने होने लग जाते हैं, एकने, एकने मतलब पिंपल्स आना। बेटा पिंपल्स हार्मोनल इंबैलेंस है। फीमेल्स में स्पेशली जो अडोलेसेंट एज होती है, यंग एज होती है, अडोलेसेंट 12 से 18 इयर्स की, अडोलेसेंट मेल एंड फीमेल बोथ, तो उनके अंदर पूरी फेस पर, बॉडी पर एकने आने लग जाएंगे, फेस एंड बॉडी एकने, एकने, पिंपल्स, फेस एंड बॉडी एकने, पिंपल्स। और अडल्ट में, मेल्स में भी एकने आते हैं। आप एकने दोनों में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अडल्ट में भी अगर ले रहे हैं या एडोलेसेंस में ले रहे हैं, एकने आता है। अब बेटा कुछ कॉमन है,
जैसे ये लेने से डिप्रेशन आना, मूड स्विंग्स, कभी तो बहुत अच्छा लग रहा है और फिर एकदम से डल हो गए, फिर एकदम से खुश हो गए। ये कॉमन है मेल और फीमेल दोनों के अंदर, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, एक ने, ये कॉमन है बेटा, कॉमन। इन दवाइयों का मिसयूज करने से और एग्रेसिवनेस बढ़ जाना, ऑफ कोर्स वो तो है ही, इंक्रीज्ड एग्रेसिवनेस। ये तो मैंने कॉमन बातें बता दी। एग्रेसिवनेस मैं याद करने का तरीका बता रही हूं क्योंकि ये बच्चे जनरली पढ़ नहीं पाते हैं। अब फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर्स आने लगते हैं, फीमेल में मेल जैसे कैरेक्टर्स मतलब फीमेल में यहां पे दाढ़ी आने लग जाएगी, थोड़े थोड़े मूंछ आने लग जाएगी, चेस्ट पे हेयर आने लग जाएंगे, आवाज भारी होने लग जाएगी, मेल जैसे कैरेक्टर्स आने लगेंगे, यानी मस्कुलनाइजेशन, मस्क्यूलनाइजेशन। फीमेल्स के अंदर मेल जैसे कैरेक्टर्स बेटा, फीमेल के अंदर मेल जैसे कैरेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो excessive hair growth ऑन फेस, यानी दाढ़ी मूछ वाली जगह जहां मेल्स के बाल होते हैं, या पूरी बॉडी पे, चेस्ट पे हेयर ग्रोथ होने लगेगी, आवाज भारी होने लग जाएगी, डीपनिंग ऑफ वॉइस। स्टूडेंट्स एक चीज और होती है, क्लाइटोरिस पढ़ा था अपन ने, याद है? क्लाइटोरिस फीमेल का सेक्सुअल प्लेजर वाला एरिया, और मेल्स में पेनिस था, ग्लांस पेनिस। क्लाइटोरिस बहुत छोटा था, टाइनी फिंगर लाइक, और पेनिस बड़ा होता है। तो यहां अब क्लाइटोरिस भी थोड़ा सा एनलार्ज होता है, मस्कुलनाइजेशन हो रहा है। याद रखने का तरीका बता रही हूं, एनलार्जमेंट ऑफ क्लाइटोरिस। ये सब बेटा मेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं, मेल के कैरेक्टर्स डेवलप हो रहे हैं ये सब। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल कैरेक्टर है, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो गड़बड़ हो जाती है, यानी एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल्स। तो फीमेल का कैरेक्टर गड़बड़ हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स इर्रेगुलर, एबनॉर्मल हो गई, और मेल के कैरेक्टर्स आने लग गए, जैसे कि क्लाइटोरिस का एनलार्जमेंट, आवाज भारी होना, डीपनिंग ऑफ वॉइस, हेयर एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ बॉडी पर, फेस पर। ये सब होता है फीमेल के अंदर। शुरू के 4 तो कॉमन है, ये 4 कॉमन है। अब मेल्स में क्या होगा? मेल में फीमेल जैसी चीजें होंगी, जैसे टेस्टिस का साइज रिड्यूस हो जाएगा तो स्पर्म कम बनने लग जाएंगे। जी हां, कई बार मेल स्टेराइल तक हो जाते हैं, बच्चे नहीं हो पा रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, स्पर्म काउंट बहुत लो हो जाता है। ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग जाएगा मेल्स में। हमें पता है हर मैमल, मेल फीमेल सब में ब्रेस्ट है, मैमरी ग्लैंड है, पर फीमेल्स में डेवलप है, मेल्स में नहीं है। मेल्स में गायनेकोमैस्टिया, मेल्स में ब्रेस्ट डेवलप होंगे। समय से पहले बाल चले जाएंगे, प्रीमेच्योर बॉल्डनेस, किडनी लिवर गड़बड़ हो सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाता है। आइए लिखते हैं, सो रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिस, रिडक्शन इन साइज ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस का साइज छोटा हो गया, मेल जो मेन सेक्स ऑर्गन है, इसके कारण से स्पर्म काउंट कम होगा, डिक्रीज्ड स्पर्म काउंट। प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा हो जाता है, बेटा हमने पढ़ा भी था, प्रोस्टेट ग्लैंड बड़ा होगा तो यूरिनरी ब्लैडर पर प्रेशर डालेगा, बार बार यूरिन आएगा, रात को भी बार बार यूरिन जाना पड़ेगा। ये अच्छी चीज नहीं है, ये खराब चीज है, एनलार्ज्ड प्रोस्टेट। तो टेस्टिस का साइज छोटा हो गया, स्पर्म काउंट कम हो गया, प्रोस्टेट बड़ा हो गया, समय से पहले गंजा होना, बाल जाना, प्रीमेच्योर बॉल्डनेस हो गई। फीमेल का कैरेक्टर आ गया, यानी ब्रेस्ट डेवलपमेंट होने लग गया, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। किडनी और लिवर तक खराब हो सकता है।
पोटेंशियल फॉर किडनी एंड लिवर डिसफंक्शन। तो अगर आप में से कोई भी, वैसे तो आपको टाइम ही नहीं होना चाहिए अभी, बट अगर कोई बहुत सीरियस जिमिंग वगैरह करते हैं और अगर आपके जिम इंस्ट्रक्टर्स आपको कोई उल्टी सीधी गोलियां दवाइयां लेने को बोलते हैं तो वो कतई मत करिए, क्योंकि वो बेसिकली ज्यादातर इसी तरह की एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स देते हैं। ठीक है, हो गया, लिखा सबने? लिख लो, एक बार नोट कर लो, समझ समझ के पढ़ना है अपने को। मेल में, फीमेल में ना, दोनों में एक काम और होता है, बड़ा ध्यान से समझना। दोनों में अडोलेसेंट एज अगर है, स्टूडेंट्स, अगर आपको 11th क्लास का लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर पता हो, या बोन जब हम पढ़ते, अभी बनाना मत, हमारी जो बोन्स हैं बॉडी की लंबी वाली बोन्स, जैसे आर्म बोन, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, पैरों में फीमर, टिबिया, फिबुला, जो हमारी बॉडी की लंबी लंबी बोन्स हैं, उनकी ग्रोथ होती है, उसके कारण हमारी हाइट बढ़ती है। प्यूबर्टी पर आकर जनरली 10th 11th क्लास तक आते आते हमारी हाइट बढ़ना रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली हमारे बोन के यहाँ पे ग्रोथ सेंटर होते हैं, मतलब ऐसे सेल्स होते हैं जो डिवाइड कर करके ऊपर नीचे और सेल्स बनाते जाते हैं, और ऐसे कर कर ये बोन लंबी होती जाती है और हमारी हाइट बढ़ती जाती है। इस तरह के ड्रग्स लेने से समय से पहले ही जल्दी ग्रोथ सेंटर्स जो हैं वो क्लोज हो जाते हैं, तो बोन की हाइट नहीं बढ़ पाती, बोन की लेंथ नहीं बढ़ पाती, तो हमारी हाइट भी नहीं बढ़ पाती, शॉर्ट स्ट्रेचर रह जाता है। आप देखना, जनरली जो जिम ट्रेनर्स वगैरह होते हैं उनकी हाइट छुटकू होती है, मसल एकदम बल्की होती है। किसी ने नोटिस किया है कभी? ये इसीलिए होता है, और इस पर भी PYQ आया हुआ है, प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आया हुआ है। आइए लिखते हैं, प्री मैच्योर क्लोजर ऑफ, समय से पहले प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन, ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स। जो हमारे बॉडी की लॉन्ग बोन्स हैं उनके जो ग्रोथ सेंटर्स हैं उसका समय से पहले क्लोजर हो जाता है, और इस कारण से ग्रोथ पूरी नहीं हो पाती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। मेल फीमेल कोई भी अगर एडोलेसेंट एज में ही इसे लेना स्टार्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये जनरली बच्चों को बड़े बड़े पैराग्राफ में लिखा है तो कुछ ना कुछ मिस हो जाता है, इसीलिए मैंने इसका एक चार्ट जैसा आपको बनवा दिया। हो गया? तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दो। लिख लीजिए सब लोग। हो जाए तो यस या थम्स अप दे दो मुझे एक बार। हो गया? चलिए, अब बेटा जनरली एक बात समझो, वैसे तो ड्रग लेना ही बेकार है, अल्कोहल लेना ही खराब है, बट मान लीजिए एक इंसान कोई एक ही ड्रग लेता है और एक कॉम्बिनेशन लेता है, या एक इंसान एक ही ड्रग लेता है और एक इंसान ड्रग के साथ अल्कोहल भी लेता है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। कॉम्बिनेशन या अल्कोहल के साथ ड्रग लेना, और जनरली ड्रग्स लेने वाले अल्कोहल लेते हैं, या अल्कोहल लेने वाले सूनर और लेटर ड्रग्स में जा सकते हैं, ओवरडोजिंग हो जाती है, डेथ तक हो सकती है। एनसीईआरटी की लाइन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्बिनेशन में अगर ड्रग्स ले रहे हैं, और ऐसा होता है कॉमनली, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स और देयर इनटेक विथ अल्कोहल, यानी ड्रग प्लस अल्कोहल लें या अलग अलग तरह की ड्रग्स कॉम्बिनेशन में लें, तो इसके कारण से ओवरडोजिंग होने के हाई चांसेस होते हैं, और ओवरडोजिंग होकर
उस इंसान की मृत्यु यानी डेथ तक हो सकती है। एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है, लिख लीजिए। हो गया? चल आइए एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करिए, एक बार अपनी एनसीईआरटी ओपन करो। यहां पर आइए स्टूडेंट्स, इस वाले पैराग्राफ पर, इफेक्ट्स ऑफ ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज। थोड़ा सा आगे आ जाओ, थोड़ा सा आगे आ जाओ। अभी मैंने क्या पढ़ाया था, ये पैराग्राफ बताया था कि जनरली कब एडोलेसेंस ड्रग अल्कोहल लेना स्टार्ट करते हैं। अब मैं ये पैराग्राफ छोड़ दिया है, इस पर आ गई हूं। देखिए सबसे पहले इमीडिएट इफेक्ट्स क्या होते हैं, रेकलेस बिहेवियर, गुंडागर्दी, वायलेंस होना। एक्सेसिव यानी क्रॉनिक डोज अगर हो गया है तो कोमा, डेथ तक हो सकती है ड्यू टू रेस्पिरेटरी फेलियर, हार्ट फेलियर या सेरिब्रल हैमरेज के कारण। कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स या उनका इंटेक विथ अल्कोहल इज मोर डेंजरस, ओवरडोजिंग हो सकती है और डेथ तक हो सकती है, डेथ तक हो सकती है। चलिए नेक्स्ट आइए, यहां आ जाओ। अगर अब्यूजर को पैसे नहीं मिलेंगे तो एस से स्टीलिंग, चोरी तक कर सकता है वो। जो भी ड्रग्स ले रहा है, अल्कोहल ले रहा है, केवल उसी इंसान तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी की पूरी एंटायर फैमिली एंड ट्रू फ्रेंड्स तक को फर्क पड़ सकता है। हमने स्टीलिंग एंड फैमिली ऐसे कर कर सोशल वाला एस लिख दिया था, एस एस। नाउ जो इंट्रावीनस ड्रग्स लेंगे, नीडल या सिरिंज यूज कर कर, उन्हें एड्स या हेपेटाइटिस बी होने का चांस है। ये रहा हमारा ए। देन ये वायरस जो है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान में नीडल्स एंड सिरिंजेस की शेयरिंग से होते हैं। ये दोनों ही क्रॉनिक इंफेक्शंस हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू भी होते हैं, ब्लड के थ्रू भी होते हैं, फेटल है, जानलेवा है। हमने पढ़ा भी था सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इंफेक्शन में कि हेपेटाइटिस बी, एचआईवी एंड हर्पीज, ये तीनों नॉन क्योरेबल, इनक्योरेबल एसटीआईज हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट की अगर हम बात करें तो क्रॉनिक यूज से नर्वस सिस्टम डैमेज करता है अल्कोहल एंड सिरोसिस ऑफ लिवर हो सकता है। अगर इन्हें प्रेगनेंसी के दौरान यूज करा तो बैड इफेक्ट्स हो सकते हैं फीटस के अंदर। नाउ एम से है मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। ये नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स, डायूरेटिक्स और कुछ हार्मोन्स यूज करते हैं ताकि मसल स्ट्रेंथ एंड बल्क इंक्रीज हो जाए, उनकी परफॉर्मेंस, एग्रेशन इंक्रीज हो जाए और परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है। साइड इफेक्ट्स फीमेल के अंदर क्या होंगे, फीमेल के अंदर मूड स्विंग, डिप्रेशन, एग्रेसिवनेस इंक्रीज होना, ये तो मेल फीमेल दोनों में है। अब मेल वाले कैरेक्टर्स, मस्कुलिनाइजेशन, जैसे कि एक्सेसिव हेयर ग्रोथ होगी बॉडी एंड फेस पे, आवाज भारी होगी, डीपनिंग ऑफ वॉइस, क्लाइटोरिस एनलार्ज होगा और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो फीमेल कैरेक्टर है वो एबनॉर्मल हो जाएगा। मेल्स के अंदर अगेन एक ने डिप्रेशन, इंक्रीज्ड एग्रेसिव, मूड स्विंग्स, ये तो कॉमन है, बट टेस्टिस का साइज रिड्यूस हो जाएगा, स्पर्म का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, लिवर किडनी की गड़बड़ हो सकती है, ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होगा, समय से पहले बाल झड़ जाना, प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट, ये सब हो सकता है। अगर अडोलेसेंट एज में मेल फीमेल लें तो एकने बड़ा कॉमन है और समय से पहले प्री मेच्योर क्लोजर हो जाएगा ग्रोथ सेंटर्स ऑफ लॉन्ग बोन्स का, जिसके कारण से स्टंटेड ग्रोथ, हाइट नहीं बढ़ पाएगी पूरी तरीके से। ये सब कुछ मैंने आपको पैराग्राफ में लिखवा दिया है, बट वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमनली यहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, कॉमनली आते हैं। एक काम करो, इसे निकालो और यहां पर ये कोमा एंड डेथ वाला जो था यहां लिख देते हैं एक्सेसिव डोजेज, लंबे समय तक या बहुत ज्यादा डोज होने पर कोमा एंड डेथ हो सकती है। ठीक है, और एड्स और हेपेटाइटिस जो है ये दोनों ही क्रॉनिक डिजीज हैं,
क्रॉनिक डिजीज, दोनों बेटा। यानी एक्यूट डिजीज क्या होती है, अभी 2-4-5 दिन में जो बीमारी होती है, कॉमन कोल्ड हुआ, जुकाम हुई, 2-4 दिन में ठीक हो गया, वो एक्यूट है। क्रॉनिक 6-6 महीने से खांसी चल रही है, क्रॉनिक, क्रॉनिक है। ये लिख लेना क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। कर लिया सबने मार्क? चलिए अब आइए एनसीईआरटी ही ओपन रखो अभी, और अब हम एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि कॉमन वार्निंग साइंस क्या होते हैं। अब इसको भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी है। एनसीईआरटी में आ जाओ, यहां पे इस वाले पैराग्राफ में देखो, हमने यहां से मार्क करना भी शुरू किया था 7.5.3, यहां पर आ जाइए। अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो आप बाद में 1 2 3 4 करके लिख लेना, वैसे कोई जरूरत नहीं, आप एनसीईआरटी में ही नंबरिंग कर लो। वार्निंग साइन कैसे पता कर सकते हो कि कोई इंसान ड्रग्स या अल्कोहल ले रहा है? भाई बड़ी सिंपल सी बात है, सबसे पहले उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस में ड्रॉप आने लग जाएगा। अगर बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, धीरे धीरे सोना, खाना पीना, होश नहीं, स्कूल नहीं जाना, तो उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस डाउन होगी, नंबर 1। स्कूल कॉलेज से बिना कोई रीजन के गायब, मैडम पूछ रही है क्यों नहीं आए, कोई रीजन नहीं है, झूठ बोल रहा है। तीसरा, पर्सनल हाइजीन में कोई इंटरेस्ट नहीं, नहाने में, कपड़े बदलने में कोई मतलब नहीं है, पूरा टाइम नशा दिमाग में है। अपने आप को सबसे अलग करेगा, विड्रॉ करेगा, आइसोलेट करेगा, पुराने फ्रेंड्स छूटते जाएंगे, कोई उल्टा सीधा नया सर्कल बनेगा। डिप्रेशन में रहने लगेगा, थका थका रहने लगेगा, बात बात पे चिल्लाएगा, गुस्सा करेगा, एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा। रिश्ते नाते दोस्तियां सब खराब होने लग जाएंगे, फ्रेंड्स के साथ, फैमिलीज के साथ। मूवीज में इमेजिन करो, दाढ़ी बढ़ गई, ऐसी बस पड़े हुए हैं, कोई होश नहीं है, वेट लॉस हो रहा है, स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गया है, कुछ भी पूछो तो गुस्सा करता है। पहले बहुत अच्छी पेंटिंग करता था, गिटार बजाता था, किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। वेट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं, एकदम से वेट लॉस हो गया, एकदम से टमी आ गई, पेट आ गया। वेट लॉस, एपेटाइट, कभी बहुत भूख लग रही है, कभी बिल्कुल नहीं खा रहा, 12-12 बजे तक सोकर उठ रहा है, उसके रूम में जाओ तो गुस्सा कर रहा है, कुछ चीजें उठा दी तो गुस्सा कर रहा है। चलिए आइए, सो ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अनएक्सप्लेन्ड एब्सेंस फ्रॉम स्कूल और कॉलेज, लैक ऑफ इंटरेस्ट इन पर्सनल हाइजीन, अपने आप को लोगों से दूर कर लेगा, अकेलापन आ जाएगा, चुपचाप रहने लगेगा, थका थका लगेगा, एग्रेसिव हो गया है, रिबेलियस हो गया है, रिश्ते खराब होने लग जाएंगे, फ्रेंड से झगड़ा हो गया, लड़ाई हो गई, सालों पुराना दोस्त था, हॉबीज में कोई इंटरेस्ट नहीं रह जाएगा, स्लीपिंग पैटर्न, ईटिंग पैटर्न, ये सब डिस्टर्ब हो जाएगा, वेट के अंदर, एपेटाइट के अंदर फ्लक्चुएशंस होने लग जाएंगे। ये 12 जो हैं, ये वार्निंग साइंस हैं, मोस्ट कॉमन वार्निंग साइन कि शायद कोई अल्कोहल या ड्रग ले रहा है। और यही रोल आता है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल, पेरेंट्स और क्लोज फ्रेंड्स का इस चीज को ऑब्जर्व करने का। जल्दी से नोट करिए। हो गया? चलिए अब हम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। 2 शब्द आते हैं, एक एडिक्शन और एक डिपेंडेंस। इस पे काफी कॉमनली क्वेश्चन आता है। मैंने बीच में एंड लिखा है, मतलब इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। हम कब कहेंगे कि एडिक्शन है और कब कहेंगे कि डिपेंडेंस है, समझिए। एक्चुअली एडिक्शन माइल्ड है, डिपेंडेंस मोर सीवियर कंडीशन है, खतरनाक कंडीशन है। एडिक्शन का मतलब होता है कि एक साइकोलॉजिकली उसे ऐसा लगता है कि यार अगर मैंने ये ड्रग नहीं ली या अल्कोहल नहीं लिया तो मैं ठीक से नहीं रह पाऊंगा। उसे साइकोलॉजिकली ऐसा लग रहा है, उसकी बॉडी डिपेंड नहीं हुई है, उसे साइकोलॉजिकली लग रहा है। अगर उसने धीरे धीरे करके छोड़ भी दी
तो उसकी बॉडी पे फर्क नहीं पड़ेगा। बॉडी डिपेंड नहीं हुई है, फिजिकली डिपेंड नहीं हुआ है, साइकोलॉजिकल डिपेंड हुआ है। उसे लगता है कि ये जो एनर्जी मेरे में रहती है, मैं काम कर पाता हूं, मैं अपनी प्रॉब्लम से दूर हो पाता हूं, जो मेरी लाइफ में थोड़ी शांति है, वो इसी के कारण है। ये होता है एडिक्शन। एडिक्शन एनसीईआरटी इसे कैसे लिखती है? साइकोलॉजिकल एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल बेटा साइकोलॉजिकल कह रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन सर्टेन इफेक्ट्स, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस ऑन सर्टेन इफेक्ट्स लाइक यूफोरिया, उसे ऐसा लगता है मैं खुश ही नहीं रह पाऊंगा, एंड टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलनेस, थोड़ी देर के लिए ही सही पर ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक हो गया है, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलनेस एक्सेट्रा। अभी बॉडी डिपेंड नहीं हुई है पर उसे लगता है मैं तभी खुश रह पाऊंगा, लाइफ में इतना दुख है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है। और इसके कारण अब वो ड्रग्स और अल्कोहल और लेगा। अब बेटा होता क्या है, जैसे जैसे रिपीटेड यूज होता जाएगा उस ड्रग का, विथ रिपीटेड यूज ऑफ ड्रग्स, अब समझो क्या होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हमारे बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे हीरोइन के रिसेप्टर्स ब्रेन में, सीएनएस में, जीआईटी में है, कैनाबिनॉइड के रिसेप्टर्स ब्रेन में है। बेटा इनका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जाता है। मैंने क्या कहा? टॉलरेंस लेवल ऑफ रिसेप्टर्स इंक्रीजेस। मतलब पहले अगर 5 ग्राम हीरोइन लेने से माइंड शांत हो जाता था, तो 2-3 बार के बाद 5 ग्राम से असर ही नहीं होगा, 6 ग्राम लेना पड़ेगा। 6 ग्राम से असर नहीं होगा, कुछ दिन बाद 7 ग्राम लेना पड़ेगा। तो जैसे जैसे रिपीटेडली कोई ड्रग्स लेता जाएगा, वैसे वैसे टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होता जाएगा। एंड नाउ रिसेप्टर्स रिस्पॉन्ड टू higher doses of drugs only, और जब ऐसा होगा तो वो ड्रग और लेता जाएगा, उसकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, ग्रेटर इनटेक होता जाएगा, ग्रेटर इनटेक एंड एडिक्शन, और ज्यादा वो एडिक्ट होता जाएगा क्योंकि डोज बढ़ता जा रहा है। बेटा ड्रग या अल्कोहल दोनों के ही साथ ऐसा होता है। तो यहां इंपॉर्टेंट क्या है कि रिपीटेड यूज के साथ टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। और अब रिसेप्टर हायर डोज को ही रिस्पॉन्ड करेगा तो और ज्यादा ड्रग लेता जाएगा और ज्यादा एडिक्शन होता जाएगा, और धीरे धीरे कर कर हमारी बॉडी इस ड्रग पर या अल्कोहल पर डिपेंड हो जाएगी। फिजियोलॉजिकल डिपेंडेंस होगा बेटा। एक्चुअली अब अगर उसने ड्रग को एकदम से बंद किया तो विड्रॉ करने के सिम्टम्स, लक्षण आएंगे। आपने मूवीज में देखा होगा, अचानक से कपकपाने लग गया, बहुत घबराहट हो रही है, बहुत तलब हो रही है, दे दो नहीं तो मैं मर जाऊंगा ऐसा लग रहा है। एंजाइटी, शेकीनेस, जी मिचलाएगा, ऐसा लगेगा उल्टी आ रही है, नौशिया, पसीने पसीने आने लग जाएंगे, इसे विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। और जैसे ही आपने उसको थोड़ी सी भी ड्रग दी, वो फिर से ऐसे शांत हो जाएगा, ये सब सिम्टम्स रिलीव हो जाएंगे। इसे डिपेंडेंस कहते हैं। अब उसकी बॉडी डिपेंड हो गई है। एडिक्शन साइकोलॉजिकल लेवल पर था, बट साइकोलॉजिकल लेवल के कारण, साइकोलॉजिकल फीलिंग्स के कारण और ज्यादा ड्रग लेते गए, बार बार टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर्स का इंक्रीज होता गया, और हायर डोजेस लेते गए, और अब फिजियोलॉजिकल एक्चुअली डिपेंड हो जाएंगे, उसे डिपेंडेंस कहते हैं। आइए लिखते हैं डिपेंडेंस। आ गया डिफरेंस समझ में? तो जल्दी से एक यस या थम्स अप दे दो मुझे। चलो डिपेंडेंस को अब हम लिखेंगे। इट इज
टेंडेंसी ऑफ बॉडी, अब माइंड पर बात नहीं रह गई है, टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक, एक टिपिकल सा रिस्पॉन्स आएगा अगर आपने एकदम से बंद की, इफ यू स्टॉप इट इमीडिएटली, अनप्लेजेंट, उसे अच्छा नहीं लगेगा उस इंसान को, एन अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है बेटा, विड्रॉल सिंड्रोम के सिम्टम्स पर। इफ, ऐसा कब होगा, इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और अल्कोहल इज abruptly stopped, एकदम से अचानक से जितना डोज वो लेता था उसे अगर आपने बंद कर दिया तो एक अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम होगा, क्योंकि बॉडी डिपेंड हो चुकी है। क्या क्या होता है इस विड्रॉल सिंड्रोम के अंदर, एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसे बहुत एंजाइटी होगी, बोला मैं मर ही जाऊंगा भैया, मेरे को मेरी ड्रग दे दो, मेरे को मेरी दवाई दे दो। दूसरा, पूरी बॉडी कपकपाएगी, शेकीनेस, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी आ रही है, नौशिया, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, स्वेटिंग, पसीना पसीना होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंजाइटी, शेकीनेस, नौशिया, स्वेटिंग, 4 एनसीईआरटी में दिए हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड मे बी रिलीव्ड, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, मे बी रिलीव्ड व्हेन गिवन अगेन, जब दोबारा से अगर उसको आपने ड्रग दे दी तो वो फिर से ये सब कुछ सिम्टम्स गायब हो जाएंगे। When use is resumed again, तब हम कहेंगे कि उस इंसान की बॉडी एक्चुअली डिपेंड हो चुकी है, रिलीव्ड। ये इंपॉर्टेंट है, ये चारों ये इंपॉर्टेंट है। तो एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस है, हैप्पीनेस सब कुछ ठीक है, इसके लिए टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर्स का इंक्रीज होता जाएगा, रिसेप्टर्स अब हायर डोज को रिस्पॉन्ड करेंगे, और ज्यादा हायर इंटेक, ग्रेटर इंटेक होता जाएगा, धीरे धीरे बॉडी एक्चुअली डिपेंड हो जाएगी। और अब इफ दैट डोज इज एब्रप्टली सडनली स्टॉप्ड, तो विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, एंजाइटी होगी, शेकीनेस होगी, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग यानी नौशिया होगा, पसीने पसीने यानी स्वेटिंग होंगे, रिज्यूम अगेन करने पर ही उसे रिलीफ मिलेगा। दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंस। हो गया सबका? चलिए आइए एनसीईआरटी ओपन करिए, एनसीईआरटी एडिक्शन एंड डिपेंडेंस ओपन कर लो बेटा। ये वो पैराग्राफ्स हैं जो जनरली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं और यहां से क्वेश्चन आते हैं और फिर कई बार एक एक क्वेश्चन पर से कट ऑफ के नीचे आके सिलेक्शन तक रुक जाता है। नाउ एडिक्शन एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है टू सर्टेन इफेक्ट्स, यूफोरिया, टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेल बीइंग एसोसिएटेड विद ड्रग्स एंड अल्कोहल। जब आप रिपीटेडली इन ड्रग्स को लेते जाएंगे तो टॉलरेंस लेवल रिसेप्टर्स जो हमारे बॉडी में इंक्रीज होगा, जिसके कारण अब रिसेप्टर्स ओनली हायर डोजेस को रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि और ज्यादा ग्रेटर इंटेक, और ज्यादा एडिक्शन होता जाएगा। नाउ तो और ज्यादा, ये तो वही लिखा है कि एक साइकिल बन जाएगी और ज्यादा हमारी डिपेंडेंस, एडिक्शन के बाद अब वो डिपेंड हो जाएगा, यानी नेक्स्ट है डिपेंडेंस। अब ये बॉडी की टेंडेंसी है कि अगर आपने रेगुलर डोज को सडनली डिसकंटिन्यू किया तो अनप्लेजेंट विड्रॉल सिंड्रोम होगा, एंजाइटी, शेकीनेस, नौशिया, स्वेटिंग, जो ड्रग दोबारा देने पे, रिज्यूम करने पर ठीक हो जाएगा। विड्रॉल सिम्टम्स बहुत सीवियर हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग तक हो सकते हैं, मेडिकल सुपरविजन जरूरी है, रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजा जाता है और धीरे धीरे ग्रेजुअली विड्रॉ किया जाता है। डिपेंडेंस के कारण अब वो इंसान
कोई भी सोसाइटी सामाजिक रूल्स को नहीं मानेगा, कैसे भी करके फंड्स लेकर आएगा, भले ही चोरी करनी पड़े, कोई गलत काम करना पड़े, जिसके कारण बहुत सारी सोशल सामाजिक एडजस्टमेंट प्रॉब्लम्स होंगी। पूरी फैमिली, पूरी सोसाइटी पर इस चीज का फर्क पड़ेगा। ठीक है, डन एवरीबडी? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस या साइकोलॉजिकल अटैचमेंट एक ही बात है, पर साइकोलॉजिकल वो एडिक्शन है और डिपेंडेंस ज्यादा खतरनाक है, डिपेंड हो गए। अब आइए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं। हमने देख लिया कौन कौन सी ड्रग्स हैं, क्या क्या इफेक्ट्स हैं, कहां कहां रिसेप्टर्स हैं। हमने बात कर ली अल्कोहल के बारे में, मिसयूज ऑफ ड्रग्स बाय स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में, उनके साइड इफेक्ट्स के बारे में, कॉमन वार्निंग साइंस के बारे में, एडिक्शन के बारे में, डिपेंडेंस के बारे में। अब इनका बचाव क्या है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। हमने इफेक्ट्स भी देख लिए, ABCDMS, ABCDMS, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। चल, एक ट्रिक बना दी है मैंने, अगर आपको हेल्प करे तो आप यूज कर लेना। एन E2's स्मार्ट लर्निंग सेंटर। सेंटर को मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ तो लिख सकते हैं ना भाई, CAT भी कैट है बिल्ली और KET भी कैट है कैटरीना, तो C से भी सेंटर हो सकता है, S से भी सेंटर हो सकता है। E2's इंडिया, जिसका PW में मर्जर हुआ था, जहां मैं पहले पढ़ाती थी, तब ये ट्रिक बनाई थी। चलो, A से है अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर, अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। बेटा समझो, पेरेंट्स की, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपस में बच्चों में कंपैरिजन नहीं करे। तुम्हारे भाई को देखो, तुम्हारे दोस्त को देखो, फलाने के बेटे को देखो, उनकी बेटी को देखो, अवॉइड होना चाहिए ये पीयर प्रेशर, क्योंकि इसी के कारण बहुत सारे बच्चे गलत कंपनी में जाकर और गलत हैबिट्स अडॉप्ट करते हैं। अवॉइड अनड्यू प्रेशर। नाउ सेकंड, ये बचाव का तरीका है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। मैं जो रोल अभी प्ले कर रही हूं वो यही रोल प्ले कर रही हूं। मैं आपको एजुकेट कर रही हूं, काउंसलिंग कर रही हूं, इनके बैड इफेक्ट्स बता रही हूं, आपको मोटिवेट कर रही हूं कि लाइफ में कभी भी इन चीजों पे मत जाना, ये कूल नहीं, बहुत ही अनकूल है, नामाकूल है। नाउ थर्ड, सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, टीचर्स, पीयर्स एक्सेट्रा। मतलब अगर किसी को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में हूं, स्ट्रेस में हूं, डिप्रेशन में हूं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, तो बजाय ये सब अडॉप्ट करने के, यू गो एंड ट्राई टू टेक हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स। हालांकि हमारे इंडियन फैमिलीज में इतना नहीं होता है, बट हाँ, अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है, कोई अच्छे क्लोज फ्रेंड है, अब ऐसा नहीं वो खुद भी ड्रग एडिक्ट है, वो दोस्त, वो बोलेगा छोड़ यार, तू तो सारी बातें, तू तो मेरे साथ आ जा, अपन तो जिंदगी जिएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, नाउ लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरेंट्स का, टीचर्स का, फ्रेंड्स का ये ड्यूटी है कि अगर कोई वार्निंग साइंस, डेंजर साइंस किसी फ्रेंड के अंदर, किसी बच्चे में दिख रहे हैं, तो आप उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करें, और फैमिली का ये काम है कि वो बैठकर उससे बात करे और जरूरत पड़ने पर हेल्प ले, प्रोफेशनल हेल्प भी ले। अब तो मेंटल स्ट्रेस के बारे में सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोग बात करने लग गए हैं खुल के, वरना पहले तो इंडिया में इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही नहीं किया जाता था, सीधे पागल कहते थे, तो लोग अपनी मेंटल प्रॉब्लम्स बताते ही नहीं थे, बट अब इसे खुलकर जो है एड्रेस करते हैं। सो नेक्स्ट एस से है सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। केवल घर में काउंसलिंग नहीं, कभी कभी हमें साइकेट्रिस्ट की, साइकोलॉजिस्ट की भी हेल्प लेनी पड़ती है। डी एडिक्शन सेंटर्स हैं बेटा, जहां ड्रग्स वगैरह छुड़ाई जाती है, रिहैब सेंटर्स हैं। किस किस की हेल्प लेते हैं?
पहले साइकोलॉजिस्ट, देन साइकैट्रिस्ट, देन बी एडिक्शन सेंटर्स जहां पे ड्रग्स एडिक्शन स्टॉप करा जाता है, एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। अपने जीवन को कभी इस कगार तक नहीं आने देना कि यहां इन सब की जरूरत पड़े। सबसे बढ़िया है अपना नाम जप करो, अपने इष्ट से जुड़ो, अपने आप के अंदर से जुड़ो, कभी ये प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प। बेटा साइकोलॉजिस्ट और साइकैट्रिस्ट में बहुत डिफरेंस होता है। साइकैट्रिस्ट डॉक्टर है, प्रॉपर डॉक्टर, जो दवाइयां देंगे, जिसके लिए नीट क्लियर किया जाएगा, 5.5 years का MBBS, फिर प्री PG क्लियर, फिर वो MD करेगा साइकैट्री में, तब जाके वो साइकैट्रिस्ट बनेगा जो दवाइयां देते हैं। डॉक्टर्स, प्रॉपर डॉक्टर्स। आप में से कुछ हो सकता है साइकैट्रिस्ट बने। और साइकोलॉजिस्ट कोई डॉक्टर जरूरी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट तो चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, टीचर्स भी साइकोलॉजिस्ट हो सकती हैं, जो साइकोलॉजी माइंड रीड कर कर और उनको हेल्प करे ट्रीट करने में। पर डॉक्टर प्रॉपर साइकैट्रिस्ट होता है। प्लीज एक बार अपनी NCERT ओपन करिए, अपनी NCERT ओपन करो। लास्ट टॉपिक, प्रिवेंशन, बचाव हमेशा इलाज से बेहतर है। चलिए, यहां पे पेरेंटिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए, प्यार से नर्चर करो, डिसिप्लिन होना चाहिए, उससे लोअर रिस्क हो जाती है अल्कोहल, टोबैको, ड्रग्स अब्यूज की। पहला है बेटा ए से अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। यहां पर यही लिखा है जो बात मैं हमेशा बोलती हूं कि हर बच्चा यूनिक है, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको पुश नहीं करना चाहिए बियॉन्ड हिज और हर लिमिट्स। चाहे वो स्टडीज हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी एक्टिविटी हो, दूसरों से कंपैरिजन कर कर उसे पुश नहीं करना चाहिए। नंबर 2, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। बेटा मुझे पता है क्वेश्चंस कराने हैं, प्यारे प्यारे नादान परिंदों, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? जो पढ़ा रही हूं उसको पढ़ो, इन लाइंस पे से एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। वो 4 स्टेटमेंट्स लिख देंगे, किसी एक स्टेटमेंट में एक वर्ड के आगे नॉट लगा देंगे, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। कहानी की तरह पढ़ो, पर पढ़ो तभी तो ढूंढ पाओगे, आंसर कर पाओगे। एजुकेट और काउंसिल करो उन्हें टू फेस द प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेस, टू एक्सेप्ट द डिसअपॉइंटमेंट एंड फेलियर एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। मैं हमेशा एक बात कहती हूं जो मैंने अलग सर के भी एक इंटरव्यू में सुनी, कि हम पूरी जिंदगी सक्सेसफुल होने के तरीके बताते रहते हैं स्टूडेंट्स को या बच्चों को, अपने चिल्ड्रन को, पर फेलियर को कैसे एक्सेप्ट करना है वो नहीं बताते। और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि लाइफ में छोटी सी भी प्रॉब्लम आने पर हम कई बार गलत रास्ता ले लेते हैं। चैनलाइज करो उनकी एनर्जी को, हेल्दी एक्टिविटीज लाइक स्पोर्ट्स, रीडिंग, म्यूजिक, योगा, एक्स्ट्रा करिकुलर, नाम जब, अपने इष्ट से जुड़ना, स्पिरिचुअलिटी, उससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये कभी आपको डाउन नहीं जाने देगी, डिप्रेशन में नहीं जाने देंगे। नाउ एस से है सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पियर्स। जो भी क्लोज फ्रेंड्स हैं, ट्रस्टेड फ्रेंड्स हैं, उनसे हेल्प लेना, अपनी फीलिंग्स, गिल्ट, एंजाइटी सब कुछ शेयर करना। लुकिंग फॉर डेंजर साइंस, जो भी वार्निंग साइंस बताए गए थे, पेरेंट्स, टीचर्स, उन सबको बहुत ध्यान रखें और टाइमली मेजर्स लें। एंड ऐसे है प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट, साइकैट्रिस्ट, डी एडिक्शन, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स, इनका यूज किया जाए। इसे टैबू नहीं समझा जाए कि लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप बात करिए अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में, ये उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है। सो विद दिस ऑल माय लवली लवली नादान परिंदों, हमारी इस चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट होती है। आई होप आपको चैप्टर में मजे आए हैं। एक बड़ा सा लंबा सा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 to 4 क्वेश्चंस तक इस चैप्टर से आते हैं। 1-2 साल इसमें से 5-5, 6-6 क्वेश्चंस भी आए थे। यू नेवर नो कब किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ जाए। एड्स, कैंसर, कॉमन डिजीजेस, इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, 4 बैरियर्स, एक्टिव, पैसिव, वैक्सीनेशन, ऑटो इम्यूनिटी, एलर्जीज, ड्रग्स, इसी साल ड्रग्स पे से भी क्वेश्चन आया था। इम्यून सिस्टम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, हर टॉपिक से धड़ल्ले से क्वेश्चंस आते। अमीबियासिस, एस्कैरियासिस, रिंगवर्म,
चार चार पांच पांच बार मैच द कॉलम्स आए हुए हैं डिजीजेस के ऊपर। चलिए, मॉर्फिन किससे मिलती है? मॉर्फिन 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 मिलती है पैपेवर्स सोमनीफेरम से। कैनबिस सटाइवा से कैनाबिनॉइड्स मिलेंगे, एरिथ्रोजाइलम कोका से कोकेन मिलेगी। हाँ, केवल 45% ने सही दिया, क्यों? पूर्णिमा, शांति, अजीम, अन्वेशी, शाह, नासिर, मिथिलेश, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कैनाबिनॉइड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, एक तो पत्तियों से, फ्लावर टॉप से एंड रेजिन से। लैटेक्स से नहीं बेटा, लैटेक्स तो वो पॉपी प्लांट के अंदर था, पॉपी के अंदर था। टैनिन और ये तो कहीं भी नहीं पड़ा था, सीड्स दतूरा की थी। चलो एनीवेज, एनसीईआरटी की लाइंस हैं ये। 63%, राज, अजीम, जया, वरद, तृप्ति, नंदिनी, वेरी गुड। आपका समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर और पॉडकास्ट मैंने तीनों रिकॉर्ड कर दिए। अभी मैं बताऊंगी कब कब क्या क्या पढ़ना है। कैनाबिनॉइड्स किसे अफेक्ट करता है? मेरा जो मरीज था यानी मारिजुआना, जिसका नाम हरीश था यानी हशीश, गंजा हो गया था, कैंसर हो गया था, गांजा, चरस लेने लग गया था। उसने कहा था वो देखो कनाडा में बिजनेस सेट हो गया, कैनबिस सटाइवा, हेलुसिनेशंस हो रहे हैं, और उसके दिल की धड़कन तेज थी, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करता है। 64%, राज, वरद, जया, बरकत, हंसिका, तृप्ति, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी गुड अनुराधा, अपूर्वा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर्स हैं। अब्दुल, अविनाश, सुरेंदर। चरस, गांजा, हशीश, मारिजुआना, ये सब क्या हैं? ये सब कैनाबिनॉइड्स हैं। ओपियोइड्स के अंदर मॉर्फिन एंड हीरोइन आएगा, स्मैक। इसमें कोका अल्कलॉइड्स, कोक, कोकेन, क्रैक जिसे बोलते हैं, और बार्बिचुरेट्स एंड बेंजोडाइजिपाइन्स ट्रैंक्युलाइजर्स हैं। 71%, जया, बरकत, नेहा, अजीम, हर्ष, वेदांश, मीत, सिद्धि, शाकिर, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। करिए ट्राई करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉर्थ अमेरिका नहीं, साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का नेटिव है कोका प्लांट। साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका भी नहीं, साउथ अमेरिका। 74%, वेदांत, जया, राज, युक्ता, अजीम, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, ट्राई करो। एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन से हैल्यूसिनेशंस होते हैं। एक्सेसिव डोज से, एनसीईआरटी की लाइन है। 72%, राज, वेदांत, जया, धर्मेंद्र, अमन, सिद्धि, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। कॉपी में चीटिंग मत करना, कॉपी में चीटिंग मत करना, खुद से ट्राई करना। फुल फॉर्म आता है या नहीं आता है, देखते हैं।
LSD क्या है? लिसर्जिक एसिड डाई इथाइलमाइड। डाई मिथाइल नहीं है और ये सब तो बिल्कुल भी नहीं है, और अमाइड है, अमाइड नहीं, लिसर्जिक एसिड डाई इथाइल अमाइड। क्लैविसेप्स पर्प्यूरिया नाम के फंगस से मिलती है, बाकी सारी हमने प्लांट से पढ़ी है। 26% ने केवल सही दिया। आफरीन, हर्ष, तृप्ति, लावण्या, दिव्यांशु, सिद्धि, मीत। मतलब आप लोग ईमानदार तो बहुत हो बेटा, आप लोग ईमानदार तो बहुत हो, आपने चीटिंग तो नहीं करी है कॉपी में से, ये तो पक्की बात है। लिसर्जिक एसिड डाई इथाइलमाइड होता है बेटा, इथाइलमाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। पेन किलर, अरे पेन किलर तो सुनते ही मॉर्फिन का इंजेक्शन लगाते हैं, आफ्टर सर्जरी देते हैं, हु हैव अंडरगॉन सर्जरी, शानदार सिडेटिव है, ओपिएट नारकोटिक है, नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करती है। 89%। अजीम, युक्ता, मीत, राज, हंसिका, सिद्धि, शाकिर। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्वेश्चन करते हो और जब क्वेश्चन कराती हूं तो भाग जाते हो, ऐसा क्यों? टोबैको के अंदर निकोटिन है और निकोटिन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन रिलीज कराएगा। 72%। जया, राज, वेदांश, वरहद, बरकत, विजय, असीम, सिद्धि। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। ढेर सारे क्वेश्चंस, क्लास में याद होना चाहिए, क्लास में याद होना चाहिए। निकोटिन एड्रीनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, एड्रेनलिन नॉर एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज कराएगा, जिसके कारण हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। 90%। कृष्णकांत, जया, बरकत, वेदांश, वरद, असीम, राज। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए ट्राई। ये सचिन, आपको मैं अभी ब्लॉक करा दूंगी, और जिसके साथ चैटिंग कर रहे हो उसको भी ब्लॉक करा दूंगी। चलो करो नेक्स्ट। रेगुलर डोज अगर एब्रप्टली एकदम से डिसकंटिन्यू हो जाए तो क्या होगा? विड्रॉल सिम्टम होंगे, एंजाइटी, शेकीनेस, नौशिया एंड स्वेटिंग, यानी बहुत घबराना, कपकपाना, फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग, उल्टी जैसा लगना, एंड स्वेटिंग, पसीना आना। विड्रॉल सिम्टम्स। 66%। युक्ता, वेदांश, बरकत, प्रतीक, मीत, सिद्धि, नेहा, हंसिका। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है और मुझे होमवर्क बताना है, क्योंकि इस वीक की हमारी लास्ट क्लास है। नए वीक से नया चैप्टर शुरू करेंगे। 6 में से 3 चैप्टर्स हो गए हैं बेटा, सबसे बड़े बड़े चैप्टर्स हो गए हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज सबसे बड़े चैप्टर्स थे, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर्स की अगर मैं बात करूं। अब तो हमारे एवोल्यूशन और बायोटेक के दोनों चैप्टर्स बचे हैं। चलिए, कोकेन मिलती है, एरिथ्रोजाइलम कोका, साउथ अमेरिका का नेटिव पेड़। डोपामिन के ट्रांसपोर्ट के साथ इंटरफेरेंस होता है, एक्सेसिव डोज में हैल्यूसिनेशंस होते हैं, वैसे स्टिमुलेंट है ब्रेन का। 68%। युक्ता, बरकत, वेदांश, असीम, कुणाल, नागराज, अमन। वेरी गुड। अब ऑफकोर्स आज आप लोग 9th को रिवाइज करके आज का लेक्चर लर्न करके डीपीपी करेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको फ्राइडे सैटरडे के लिए कोई काम नहीं दे रही हूं, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे को आपकी रेगुलर क्लासेस होंगी। संडे को
आपको इसका पीवाईक्यू लेक्चर और समरी लेक्चर करना है। पीवाईक्यू लेक्चर 18 मिनट का है, यानी आप इसको आराम से 12-13 मिनट में कर सकते हैं, आराम से 1.4 1.5 की स्पीड पे सुनना। पहले क्वेश्चन देखना, पॉज करना, खुद से ट्राई करना, फिर प्ले करना। और समरी लेक्चर 45 मिनट्स का है। अगर आपने 1.5 की स्पीड पे भी सुना इसको, तो आप तकरीबन अप्रोक्सीमेटली बता रही हूं भाई, ज्यादा मैथमेटिक्स मत लगाना इसमें, ठीक है। अपन 30 मिनट मान लो, आधा घंटा, तो कोई बहुत ज्यादा मैं आपको लोड नहीं दे रही हूं। 1 घंटे से भी कम में आपके ये दोनों चीजें हो जाएंगी। और जो जो टॉपिक वीक हो वो आप 1 घंटे में और रिवाइज करना। और बाकी इसका पॉडकास्ट टोटल अराउंड 60 मिनट्स का है। तो बेटा मंडे ट्यूसडे को आधा आधा घंटे का पॉडकास्ट सुनना, लेकिन आप 1.5 1.6 की स्पीड पे सुनोगे तो मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे, 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको। पर ये करना है, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट कभी भी निकाले जा सकते हैं। और संडे को एक काम और करना है आपको कि जितनी भी डिजीजेस, इम्यूनिटी है, इम्यूनिटी के जितने भी लेक्चर्स हैं उसे रिवाइज करना है। इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम, लिम्फॉइड ऑर्गन्स, एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड वैक्सीनेशन, उसे रिवाइज करना है, इम्यूनिटी को, ठीक है। अब आइए आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, पीडब्ल्यू हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ नया करने की सोचता है जिससे उनको और हेल्प हो सके। इसी के चलते एक रियल टेस्ट सीरीज लेकर आ रहे हैं, रियल टेस्ट सीरीज जो बिल्कुल नीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग, नीट के पैटर्न के अकॉर्डिंग एक्चुअल नीट एग्जाम में होगी। एक्चुअल नीट मैं अभी बहुत ज्यादा डिटेल्स तो नहीं खोल सकती, बट आप ऐसा समझ लो, आपको सेंटर अलॉट किया जाएगा, वहां वैसे ही जाओगे, आपका इन्विजिलेशन होगा, वैसी ही कंडीशंस होंगी जैसी स्कूल्स कॉलेजेस में सेंटर्स पे मिलेंगी। रियल एग्जाम के फील के साथ आप इस टेस्ट को देंगे। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होंगे, पोस्ट एग्जाम एनालिसिस होगा, OMR बेस्ड टेस्ट दे सकते हैं आप, जहां सेंटर्स आपको दिए जाएंगे। अभी मैं बहुत ज्यादा रिवील नहीं कर सकती हूं। इसकी डिटेल्स के लिए लाइव सेशन होगा 22 सितंबर को, जहां पर इसकी बात बताई जाएगी कि कैसे ये आपको नीट क्लियर करने में, रैंक इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, बहुत बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, यूनिक कॉन्सेप्ट है, रियल एग्जाम की माहौल में बैठकर एग्जाम देना है, वो इस लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे नादान परिंदों, आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। और आज देखो मैं बहुत जल्दी छोड़ रही हूं आपको, ऑलमोस्ट 20 मिनट पहले, 20 मिनट्स पहले इसकी वसूली मैं किसी दिन ले लूंगी। अच्छा ठीक है, आपका लीडर बोर्ड दिखा दूं? लीडर बोर्ड तो बनती है यार दिखाने की, एक्साइटमेंट रहता है। सिद्धि फर्स्ट है, वेरी गुड सिद्धि। हर्ष, रोहित, मिद्दत, संजना, राज, असीम, अमन, वेदांश, हंसिका, बहुत बढ़िया। चैट्स में भी जिन्होंने आंसर्स जैसे दिए हैं, बहुत बहुत बढ़िया। आपके जो भी डाउट्स हो मुझे ऐप पर भेज देना, मैं वॉइस मैसेज से आंसर कर दूंगी। और क्योंकि एक चैप्टर कंप्लीट हुआ है तो प्लीज मुझे आपके 2-3 मिनट निकाल के अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स ऐप पर जरूर देना, वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज थोड़ा सा गला गड़बड़ है यार, आज गाना रहने दूं मैं। देखो अभी भी क्लास के स्टार्टिंग में भी कफ हुआ था, पानी पिया था, ठीक है। अगली क्लास में मुझे याद दिलाना, जब नया चैप्टर शुरू करेंगे तो खूब मस्ती करेंगे, खूब गाने गाएंगे। अगला चैप्टर बहुत 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 मजेदार होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में। बाय एवरीबॉडी, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट। 20 मिनट एक्स्ट्रा मेरी तरफ से आपको तोहफा है, गिफ्ट है। चिल करो बट मोबाइल बंद कर देना, मोबाइल मत देखना। बाय एवरीवन, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, गुड नाइट।